जी हम देखेंगे अब कि पहला चैप्टर हम देख चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर देखेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, जिसमें हम जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है हम उसको जो है वो मज़ीद उसको देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हम कैसे उसको मज़ीद मॉडिफाई हम कर सकते हैं कि जो डेवलपर समझ सके। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ही आपने प्रोजेक्ट की बतानी है, जो आप ऊपर भी बता चुके हैं, नीचे भी आपने इसी तरह ही आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोड्यूस करवाना है कि प्रोजेक्ट कैसे हम करेंगे, उसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, कौन सी सर्विसेज हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीज़ें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में लिख देनी है। उसके बाद आप सिस्टम स्पेसिफिकेशंस की तरफ आ जाएं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत के हामिल हैं इस चैप्टर के अंदर। एग्जिस्टिंग सिस्टम आपको बताते हैं कि कौन सा काम जो ऑलरेडी हो चुका है, ताकि आप उससे जो काम ऑलरेडी हो चुका है आप उससे बेहतर ही वो काम करें, उससे उसको उसमें मज़ीद कोई ऐसी चेंजेस लेके आने की कोशिश करें जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना। तो इस वाले से ये एग्जिस्टिंग सिस्टम हमने ये स्टडी किए हैं। ये जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है ये उसका नाम और उसकी इंट्रोडक्शन हमारे नीचे मौजूद है। आप इसको देख लें, इसको पढ़ लें। उसके बाद ये सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम देखने के बाद जो अगला स्टेप होता है, इन सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने अब अपने प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस करनी है जिससे वो इसका फ़ायदा हो और जो लोग इसको मज़ीद इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद हमने सिस्टम का स्कोप बताना होता है, जिस तरह कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्कोप को और विजन को किस डिफरेंशिएट किस तरह करना है। स्कोप का मैंने आपको बताया कि जो आप रिक्वायरमेंट, जो आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जब आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट के उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बना लेंगे, तो उसके बाद किन किन यूज़र्स को फ़ायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है माशरे में भी बेरोज़गारी का खात्मा होगा, ये सारा उसमें स्कोप के अंदर आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि इस प्रोजेक्ट को जब हम करेंगे तो इसमें क्या किन चीज़ों का हमें वो फ़ायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है प्रोफेशनल्स जो है वो इजीली कस्टमर्स को फाइंड कर सकेंगे और जो कस्टमर हैं वो इजीली प्रोफेशनल को फाइंड कर सकेंगे, जबकि इससे हमारे सिटी में या आसपास के सिटीज़ में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो। इसलिए हम ये स्कोप में लिख सकते हैं कि हमारे इलाके में सिस्टम की ज़रूरत थी तो हमने इसको किया है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जो आपने वो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है जो आपके मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो यूज़र की रजिस्ट्रेशन है। यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, प्रोफेशनल अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, जिसमें हम ईमेल की वेरिफिकेशन के थ्रू हम इसको करेंगे। दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट है कि अगर यूज़र अपनी प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम में डालेगा तो अगर वो सर्च करेगा प्रोफेशनल तो उसको वो प्रोफेशनल शो हो जाएंगे। फिर वो प्रोफेशनल को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे बताएं, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा। अगर कोई प्रोफेशनल कहता है कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो उससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो उस टाइम के अंदर और उन पैसों के अंदर वो प्रोफेशनल जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करने का पाबंद होगा। नेविगेशन सिस्टम इसमें क्या करेगा कि यूज़र जब अपनी प्रोफेशनल को वो काम देगा तो वो प्रोफेशनल की लोकेशन को देख सकता है कि प्रोफेशनल इस वक्त किधर है। और प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल के लिए यूज़र की लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल को आना पड़ेगा यूज़र के पास, तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल वो इजीली यूज़र की लोकेशन जो है वो देख सकता है कि यूज़र कहाँ रहता है। ये नेविगेशन सिस्टम के थ्रू हम करेंगे। पेमेंट मैनुअली में ये है कि जब वो काम कर लेगा प्रोफेशनल तो उसी टाइम ही वो यूज़र से पेमेंट लेके वो सिस्टम के अंदर डाल देगा कि ये काम मैंने कर दिया और इसकी इतनी पेमेंट मैंने ले ली, तो वो सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाएगा। यूज़र मैनुअल में हम ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र के लिए वो गाइड होगी, प्रोफेशनल के लिए गाइड होगी कि वो हमारे सिस्टम को ईज़िली किस तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आखिरी मॉड्यूल है उसमें यूज़र अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा हमारे सिस्टम में, और अगर वो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल को आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजीली उसको वो गाइड कर सकता है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी।
इनिशियल रिक्वायरमेंट के बाद अब हमने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोजेक्ट की एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या हैं और हमारे प्रोजेक्ट की इंटरनल एंटिटीज़ क्या हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी हैं वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं कि एक्सटर्नल एंटिटीज़ वो जो बाहर से हमारे प्रोजेक्ट पे असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल है, यूज़र है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल एंटिटीज़ के अंदर वो हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। इसी तरह ही आपने वो सारी एंटिटीज़ निकालने के बाद वो आपने इधर लिख लेनी है, फिर उसको आपने रिफ़ाइन कर देना है। इसके बाद डेटा फ्लो डायग्राम है। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर आपने लिखना है कि जो हमारा सिस्टम है वो इस मॉड्यूल को करने के अंदर को मतलब कि जब रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या परफॉर्म होगा, और जब रिक्वेस्ट का रिज़ल्ट आएगा तो उसको क्या आपने डेटा का फ़्लो बता देना कि किस फ़्लो में वो डेटा जो है ना वो करेगा। उसके बाद आपने शेल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि इसको मज़ीद जो रिक्वायरमेंट हमने ऊपर लिखी हुई हैं उन रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद इधर एलेबोरेट किया गया है कि एडमिन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कस्टमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और प्रोफेशनल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि प्रोफेशनल क्या काम करेगा, कस्टमर क्या काम करेगा और एडमिन क्या काम करेगा। ये भी रिक्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। उसके बाद आपने हर रिक्वायरमेंट को एक यूज़ केस का नाम देना है कि ये यूज़ केस का नाम क्यों देना है। जब आप यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे तो वो आपको पता चलेगा कि क्यों नाम देना है। हर प्रोजेक्ट को एक नाम, एक खसूसी नाम देना है जिसको रिक्वायरमेंट जिसकी डायग्राम में हम डायग्राम बनाते वक्त उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम नीचे चलते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स को नाम देने के बाद अब आपने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। प्रायोरिटाइज़ का मतलब है कि कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो इसको सबसे पहले हमने करना है। जिस तरह हमने ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी देखा कि जिस तरह हमने टास्क डिपेंडेंसी टेबल में देखा था कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो किसी पे डिपेंड कर रही हैं। जो रिक्वायरमेंट किसी पे डिपेंड कर रही होंगी वो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ही आप रखेंगे। जिस तरह अब ये रजिस्टर वाला मॉड्यूल है, अब जब तक रजिस्टर वाला मॉड्यूल नहीं कंप्लीट होगा तो आप उसको प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट को लिखने के बाद अब आ जाते हैं यूज़ केस डायग्राम की तरफ। यूज़ केस डायग्राम की दो टाइप्स हैं, एक हाई लेवल यूज़ केस डायग्राम है और एक लो लेवल यूज़ केस डायग्राम है। हाई लेवल यूज़ केस डायग्राम में सिंपल आपने जिस तरह हर रिक्वायरमेंट को एक यूज़ केस का नाम दिया था, अब उसी तरह आपने सारे यूज़ केस को एक बॉक्स की फॉर्म में लिख लेना है और जिस यूज़ केस को जो यूज़र परफॉर्म करेगा उसको आपने उसके साथ अटैच कर देना है। सिर्फ हाई लेवल यूज़ केस डायग्राम में आपने सिर्फ इतना काम करना है। उसके बाद इसकी एक और टाइप है जिसको हम एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। अब एनालिसिस लेवल यूज़ केस डायग्राम में सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है। उसमें एक चीज़ कौन सी ऐड होती है, एक इंक्लूड और एक एक्सक्लूड। इंक्लूड वो बॉक्सेस होते हैं, मतलब कि अगर किसी रिक्वायरमेंट को परफॉर्म करना है तो कौन सी ऐसी उसके डिपेंडेंसी है जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर उस रिक्वायरमेंट की कोई डिपेंडेंसी मौजूद है तो उसको आपने इंटरनल पे कर देना है कि जब तक ये डिपेंडेंसी इसकी फुलफ़िल नहीं होगी तब तक ये रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं हो सकती। और अगर उसकी डिपेंडेंसी नहीं है मगर फिर भी वो उस पर कोई उसकी जो ऑप्शनल चीज़ें हो सकती हैं, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल जब आप रजिस्टर करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे तो आप फॉरगेट पासवर्ड का भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो वो भी ऑप्शनल होता है कि अगर आप पासवर्ड याद है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लें, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के तरफ जो वो जा सकते हैं। तो वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है जिसको आप एक्सक्लूड में जो है वो लिखते हैं। इसी तरह आपने ये दो डायग्राम्स बनाने के बाद उसके नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़ केस के डिस्क्रिप्शन। अब हर रिक्वायरमेंट का आपने इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो हम रिक्वायरमेंट आपने रिक्वायरमेंट का नाम अब इस तरह जिस तरह अब ये देखें मैंने ये लिखा है रजिस्टर का कि रजिस्ट्रेशन का जो है वो उसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है। प्री कंडीशंस का मतलब है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो रजिस्टर के मॉड्यूल को करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर के लिए तो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए नॉन रिक्वायरमेंट है। इसका आपने बेसिक फ़्लो बता देना है कि कौन से फ़्लो का इस्तेमाल करते हुए जो एक्टर है वो अपना परफॉर्म कर सकता है इसको ईज़िली। अल्टरनेटिव फ़्लो है कि अगर वो कोई एरर आ जाता है बेसिक फ़्लो में, वो नहीं होता आगे, तो अल्टरनेट फ़्लो आपने बता देना है कि अगर एरर उसकी ये दरअसल वैलिडेशन के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, वैलिडेशन इसकी लगाते हैं।
कि अगर वो उसका पासवर्ड गलत है तो वो अल्टरनेटिव फ़्लो जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। जिस तरह अब एरर मैसेज शो हो जाएगा कि आप ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे क्रीडेंशियल्स को, तो लिहाजा आपकी क्रीडेंशियल गलत है, तो आप दोबारा से वो जो है वो करें। तो ये एक अल्टरनेटिव फ़्लो है। पोस्ट कंडीशन का मतलब है कि जब एक फ़्लो जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद कौन सी चीज़ है जो फुलफ़िल होगी। तो उसके लिए इजीली ये है कि जो एक्टर है वो सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है सिस्टम में। पोस्ट कंडीशन में अगर ये आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है तो आप समझ लें कि ये हमारा ये जो यूज़ केस है वो इजीली वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। इसी तरह आपने सारे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब का आपने इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है।